हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ इकरा इम्तियाज़ फ्रॉम नाज़िम नईम ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं कोर्स के सेकंड लेक्चर के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज मैं बात कर रही हूं कि आप अपने कंटेंट को कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। स्क्रीन पे लेक्चर की आउटलाइन शो हो रही होगी, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स। आप किस तरीके से टॉपिक्स एक्सप्लोर करके उसके बारे में लिख सकते हैं। बहुत से ब्लॉगर्स जो हैं वो अपने ब्लॉग के लिए लिखना चाह रहे होते हैं, तो उनको समझ नहीं आ रही होती कि कौन से टॉपिक्स ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, या उनकी ऑडियंस क्या पढ़ना चाह रही है, या उनकी ऑडियंस के क्या इंटरेस्ट हैं। और इसके अलावा अगर कोई राइटर है तो वो किसी क्लाइंट के लिए अगर लिख रहे हैं, तो बाज़ दफ़ा क्लाइंट जो होते हैं वो कोई भी ब्रॉड टॉपिक आपको दे देते हैं जिस पे आपको लिखना होता है, जिसके बारे में आपको टॉपिक्स बना के लिखना होता है। तो इस तरीके से राइटर खौफज़दा होते हैं कि वो किस तरीके से जो टॉपिक्स हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं इस बारे में आपके साथ 4 पॉइंट्स डिस्कस करूँगी जिसके थ्रू आप टॉपिक्स ट्रेंडिंग टॉपिक्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, और एक बेहतर आर्टिकल, एक बेहतर कंटेंट आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आप कीवर्ड रिसर्च टूल्स के थ्रू अपने टॉपिक्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके क्लाइंट ने आपको एक टॉपिक दिया है कि हेल्थ एंड फिटनेस, तो उससे रिलेटेड आप कीवर्ड रिसर्च करें और आप उसके बारे में फिर टॉपिक्स हासिल कर सकते हैं और लिख सकते हैं। बहुत से कीवर्ड रिसर्च टूल्स होते हैं, जैसे कि मॉज है, सेमरश है, एचरेफ है। तो इसमें क्या होता है कि ये पेड हैं। अगर कोई राइटर परेशान हो रहा है कि वो या फिर उसके क्लाइंट का बजट कम है और वो ये पे नहीं कर सकता, पेड वर्जन नहीं ले सकता, तो उसके पास एक और भी बहुत बड़ा चांस है, वो है कि गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ कर सकता है। गूगल कीवर्ड प्लानर बिल्कुल फ्री है, आप वहाँ से कीवर्ड्स ले सकते हैं। कीवर्ड्स वो चूज़ किया करें जिनका कंपटीशन में जो लो हो और जिनका सर्चिंग स्कोप जो होता है वो हाई हो, मतलब सर्चिंग वॉल्यूम उनका हाई होना चाहिए। ठीक है, वो भी सारा कीवर्ड प्लानर पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से कीवर्ड्स सर्च वॉल्यूम में ज़्यादा हैं और कंपटीशन में लो हैं। अगर आप कंपटीशन में लो होने की बात इस तरीके से होती है ना कि मतलब वो चीज़ें, वो कीवर्ड्स बहुत कम यूज़ होते हैं, तो इस तरीके से फिर आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक कर सकती है। और ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपने क्लाइंट को अच्छे टॉपिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि आप टॉपिक कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो है कि आप या तो आपकी वेबसाइट का कोई भी फेसबुक पे कोई पेज हो, वहाँ पे पोस्ट करके कोई भी क्वेश्चन पोस्ट करके, या फिर आप अपनी ऑडियंस से डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि उन्हें किस किस्म के आर्टिकल्स चाहिए, या फिर कौन सा टॉपिक रह गया है जो वो पढ़ना चाह रहे हैं। इस तरीके से भी आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में जान सकते हैं। और इसके अलावा भी होता है कि आप अपनी वेबसाइट में न्यूज़ लेटर के थ्रू, ईमेल के थ्रू भी अपनी ऑडियंस से पूछ सकते हैं कि वो क्या पढ़ना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप टॉपिक एक्सप्लोर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कोरा को बहुत ज़्यादा राइटर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोरा पे काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग हो रही होती है। लोग आप वहाँ से देख सकते हैं अपने टॉपिक को सर्च करके, जैसे कि हेल्थ एंड फिटनेस है, तो इसके बारे में आप अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोग इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं। इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपकी ऑडियंस को किस किस्म का कंटेंट चाहिए। और फोर्थ पॉइंट ये होगा कि आप अपने कंपेटिटर ब्लॉग्स को विज़िट करें और वहाँ पे देखें कि वहाँ पे लोग क्या ज़्यादा किस टॉपिक के बारे में या किस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इस तरीके से भी आपको काफ़ी आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो ये तो बात होगी कि आप कैसे टॉपिक्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, आउटलाइन का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप कैसे जान सकते हैं कि लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट आता है आस्क योर रीडर। तो इसमें ये बात हो रही है कि आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं अपनी ऑडियंस से, उनसे पूछ सकते हैं कि वो क्या मतलब वो क्या पढ़ना चाह रहे हैं।
जैसे कि मैंने ऊपर बात की है कि आपने मतलब आपकी वेबसाइट का अगर कोई पेज है, तो फेसबुक पेज है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं अपनी ऑडियंस से, उनके इंटरेस्ट के बारे में जान सकते हैं। और इसके बाद आप अपनी वेबसाइट में, न्यूज़लेटर में, ईमेल के थ्रू भी पूछ सकते हैं अपनी ऑडियंस से, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं आप अपनी ऑडियंस से कि वो क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या उनके इंटरेस्ट हैं। इस तरीके से इस तरीके से आप जान सकते हैं अपने ऑडियंस के इंटरेस्ट के बारे में। और सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि आप कीवर्ड रिसर्च के थ्रू भी अपनी ऑडियंस के इंटरेस्ट के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने ऊपर बात की है कि आप कीवर्ड रिसर्च टूल्स यूज़ करके आप देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक ज़्यादा ट्रेंडिंग है। उसके बाद बात करते हैं कि स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप अपने कंटेंट को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। स्टोरी टेलिंग मतलब क्या चीज़ है वो मैं बताना चाह रही हूँ कि ये कोई भी हकीकत या कोई भी फैक्ट जो है वो आप नरेटिव के थ्रू अपनी ऑडियंस तक पहुँचा सकते हैं। तो स्टोरी टेलिंग को अपने कंटेंट में ऐड करने के भी कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। स्टोरी टेलिंग के भी पार्ट्स होते हैं और उनका पता होना चाहिए एक राइटर को। यानी कि सबसे पहला पॉइंट आता है, इसके 3 पार्ट्स हैं। मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर यानी कि आपकी स्टोरी में एक कैरेक्टर होना ज़रूरी है, यानी कि जो भी स्टोरी का हीरो होगा वो होना बहुत ज़रूरी है। और जिसके बारे में आप लिखना चाह रहे हैं, जिसका एक्सपीरियंस लिखना चाह रहे हैं। अब स्टोरी टेलिंग में आपका अपना एक्सपीरियंस भी आ सकता है और आप कोई भी इमेजिनेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी फैंटेसी भी क्रिएट कर सकते हैं और इसके थ्रू आप अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है स्टोरी टेलिंग का, वो होता है कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि अगर आपका कैरेक्टर, यानी कि आपके पास एक स्टोरी में एक हीरो है, तो डेफिनेटली उसके पास कोई ना कोई जर्नी होगी जिसके अराउंड स्टोरी जो है वो घूम रही है, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, ठीक है। कोई भी इशू क्रिएट करते हैं ना, कि स्टोरी में एक इशू क्रिएट होता है कि आपके जो हीरो है या जो भी आपका मेन कैरेक्टर, उसको क्या इशू पेश आ रहा है, वो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़रूरी है, एक स्टोरी टेलिंग का ये एक हिस्सा है। और लास्ट जो पॉइंट है वो एंडिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी भी स्टोरी की। और उस स्टोरी में आपको जो इशू होगा मेन कैरेक्टर को, उसके बारे में एक प्रॉपर आपको सल्यूशन देना होता है, ठीक है। तो कोई भी स्टोरी अगर आप अपने कंटेंट में ऐड कर रहे हैं तो उसमें उसका सल्यूशन ज़रूर दें, इससे एक अच्छा इफ़ेक्ट आएगा आपकी राइटिंग में। तो और एक आपकी ऑडियंस को ऐसा होगा कि आपकी ऑडियंस को एक सल्यूशन मिल जाएगा अपनी भी किसी प्रॉब्लम का। अगर उनको भी ऐसा कोई इशू आ रहा है या फिर कोई टॉपिक अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनको इसका, अगर उनके पास कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर उनको मिल जाएगा। तो ये सारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एक स्टोरी टेलिंग के लिए। और इसके बाद हम बात करते हैं कि हम अपनी स्टोरी को कंपेलिंग कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि टर्न अप द एंटरटेनमेंट फैक्टर। यानी कि आपकी स्टोरी अगर आप ऐड कर रहे हैं अपनी राइटिंग में तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको थोड़ा इंटरटेनिंग करें, ठीक है, इंटरेस्टिंग करें। और एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप उस स्टोरी में जो भी कॉन्फ्लिक्ट या कोई इशू चल रहा है तो उसको थोड़ा मतलब इस तरीके से उसको लिखें कि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए। यानी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लिखें, बल्कि उसमें थोड़ा सा ह्यूमर भी ऐड कर सकते हैं आप, कॉमेडी यूज़ कर सकते हैं आप, ट्रेजाई कॉमेडी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी इंटरटेनमेंट ऐड हो जाएगी। और उसके अलावा आप क्या करते हैं कि अपनी स्टोरी को थोड़ा मिस्टीरियस बना के भी आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी स्टोरी एक उसमें इंटरटेनमेंट फैक्टर ऐड हो जाएगा, जिससे आपकी स्टोरी जो है वो कंपेलिंग लगेगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है मेक इट रिलेटेबल। यानी कि आपकी स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि जो आपका रीडर पढ़ रहा है आपकी स्टोरी तो उसको लगे कि वाकई वो चीज़ उसकी लाइफ में हो रही है। यानी कि 90% ऑडियंस जो है वो उनको लगे कि ये स्टोरी जो हम पढ़ रहे हैं या ये जो इशू चल रहा है स्टोरी में, ये सेम हमारी लाइफ में भी हो रहा है। तो यानी कि ऐसा कोई मतलब अगर आप कोई फैंटेसी भी क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को लगे कि हमारी लाइफ में हो रही है।
उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि इंश्योर इट्स इजी टू फॉलो, यानी कि आपका जो भी कंटेंट है वो इतना इजी गोइंग होना चाहिए कि ऑडियंस अगर पढ़ रही है तो उनको समझ आ जाए कि अंदर क्या मतलब मटेरियल है, क्या बात हो रही है। और उसके बाद अगर उनके अंदर उनके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो उनको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए आपके कंटेंट को पढ़ने के बाद। यानी कि रीडेबिलिटी जो है, रीडेबिलिटी स्कोप होना चाहिए आपके कंटेंट में, ठीक है। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में रीडेबिलिटी स्कोप के बारे में डिटेल से बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से रीडेबिलिटी स्कोप को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेक इट मेमोरेबल, यानी कि आपकी स्टोरी जो है वो आप जो लिख रहे हैं, स्टोरी ऐड कर रहे हैं अपने आर्टिकल में, उसका एंड इतना ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग होना चाहिए, या फिर इतना आप कह सकते हैं कि मतलब उसमें कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए और ऐसा मतलब इंगेजिंग स्टोरी होनी चाहिए कि लोगों को वो याद रहे, यानी उनकी मेमोरी का हिस्सा बन जाए। और अगला पॉइंट है कि सपोर्ट स्टोरीज विद डेटा, यानी कि आप अगर कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो उसमें ये है कि आप उसको डेटा के साथ उसको सपोर्ट करें। डेटा से मुराद ये है कि जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि आप कंटेंट राइटिंग से कैसे कमा सकते हैं, तो मैंने आपको एक ऑथेंटिक रिसोर्स बताया था। मैंने आपको बताया था कि आप एक वेबसाइट के बारे में बताया था कि पे स्केल के नाम से एक वेबसाइट है और उसके मुताबिक अर्निंग कंटेंट राइटिंग की अर्निंग मतलब 300 पर आवर है। तो मैंने आपको एक ऑथेंटिक रेफरेंस दिया था। तो इस तरीके से अगर आप कोई अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं या फिर आप कोई फैंटेसी ऐड कर रहे हैं तो आपके पास कोई भी ऐसा ऑथेंटिक डेटा होना चाहिए जिससे आपकी स्टोरी जो आपकी स्टोरी को सपोर्ट करे और ऑडियंस को लगे कि वाकई ये बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूड विजुअल्स, यानी कि आप अपनी स्टोरी को कैसे कंपेलिंग बना सकते हैं। आप उसमें स्टोरी से रिलेटेड कोई भी चार्ट ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कंपेलिंग बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी पिक्चर्स और चार्ट आपने उसमें ऐड करने हैं कि जो स्टोरी से या आर्टिकल से जो आपका कंटेंट है, जो आपका टॉपिक है, उससे रिलेटेड हो। ये ना हो कि वो आपसे मतलब आपकी स्टोरी को या आपके आर्टिकल को सपोर्ट ही नहीं कर रहा हो, ठीक है। ये तो पॉइंट्स हो गए कि आप अपनी स्टोरी को कैसे कंपेलिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोग क्यों आपके कंटेंट पे क्लिक करें, यानी कि क्लिक से मुराद ये है कि जब भी आप कोई भी टॉपिक गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे कि हम गेमिंग चेयर के बारे में करेंगे तो वहाँ पे नीचे मतलब ऑप्शंस में आ जाते हैं कि बेस्ट गेमिंग चेयर इन 2021 या फिर गेमिंग चेयर यू शुड बाय, इस तरीके से आ रहा होता है। और कुछ ये तो हेडलाइंस होंगी, यानी कि उसके बारे में कुछ 2-3 लाइंस नीचे लिखी होती हैं, ठीक है। उसको हम मेटा डेटा बोलते हैं। तो वो जो मेटा है वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि अगर कोई भी रीडर पढ़ रहा है उसको तो उसको लगे कि मतलब मुझे ये आर्टिकल इस आर्टिकल को विज़िट करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने मतलब अपने कंटेंट को इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बना सकते हैं कि लोग आपके कंटेंट पे क्लिक करें। यानी कि आपकी जो हेडलाइन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। टॉपिक बहुत आई कैचिंग होना चाहिए। और इसके अलावा जो आप साथ आपकी आर्टिकल के जो फर्स्ट 100 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने चाहिए, बहुत हेल्पफुल होने चाहिए। यानी कि जो पहला आपका पैराग्राफ होता है, एक तो वो 100 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ये आइडियल है। लेकिन अगर आप उसमें मतलब थोड़ा ज़्यादा लिखना चाह रहे हैं तो 150 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इससे इसका ये फ़ायदा होता है कि इससे ऑडियंस बोर नहीं होगी, आपके आर्टिकल से लोग बोर नहीं होंगे, ठीक है। और बहुत अच्छी वर्डिंग यूज़ करनी चाहिए जो आपके आर्टिकल को सपोर्ट कर रही हो और आपके मैसेज को कन्वे करे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपने आर्टिकल को इंगेजिंग कैसे बना सकते हैं। पहला पॉइंट है इसका कि आपको आर्टिकल लिखते हुए जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि
आपको हेडलाइंस और सब हेडिंग्स का ख्याल रखना चाहिए। यानी हेडलाइन जो है उसको हम H1 टैग से उसको करते हैं, शो करते हैं, और सब हेडिंग्स जो है H2 और H3 टैग से हम शो करते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आपके आर्टिकल में मस्ट हेडिंग्स भी होनी चाहिए और सब हेडिंग्स भी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वॉल्व द ऑडियंस, यानी कि आपको आर्टिकल लिखते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी ऑडियंस, आप किस उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है आपके आर्टिकल में, आपके कंटेंट में। और आप वो किस तरीके से कर सकते हैं, यानी आप उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं शुरू में ही, ठीक है। अपने पहले पैराग्राफ में आप ये कह सकते हैं डू यू नो, यानी कि आप इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। हैव यू हर्ड, यानी आप इसके बारे में आपने कभी सुना था। तो इस तरीके से ये क्या होगा कि जो ऑडियंस, ये जो रीडर पढ़ रहा होगा, उसको ये लगेगा कि वो वाकई सोचना शुरू कर देगा कि वाकई मैं इस बारे में कुछ जानता हूँ, और फिर उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो आपके आर्टिकल को मज़ीद पढ़ेगा ताकि उसको इससे कोई इन्फॉर्मेशन, इस टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इस तरीके से ऑडियंस की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ये पॉइंट जो है इसका मतलब ये है कि आपके जो भी पैराग्राफ है वो शॉर्ट होने चाहिए, ठीक है। और पैराग्राफिंग बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप अपने कंटेंट को बिल्कुल ऐसे लिखते जाए, नहीं। आपके आर्टिकल में पैराग्राफिंग होनी चाहिए और पैराग्राफ भी शॉर्ट होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, यानी उसमें जो आप वोकेबलरी यूज़ कर रहे हैं वो इतनी टफ नहीं हो कि ऑडियंस को उसको पढ़ने में मुश्किल पेश आए, बल्कि वो सिंपल होनी चाहिए। और मतलब लोग जो भी पढ़ रहे हैं, अगर उनका कोई भी क्वेश्चन है तो वो इजीली उसके बारे में आंसर को जान सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डू योर रिसर्च, यानी कि जिस टॉपिक के बारे में, अगर आप हेल्थ और फिटनेस के बारे में लिख रहे हैं, तो आपको मतलब आपकी रिसर्च कंप्लीट होनी चाहिए, यानी आप मुकम्मल उसके बारे में जानते हो, ताकि मतलब आप अच्छे तरीके से अपनी ऑडियंस को बता सके उस टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूड विजुअल एलिमेंट्स, यानी कि आप अपने कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप उसमें पिक्चर्स और इन्फोग्राफिक्स और चार्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका जो आर्टिकल है वो ज़्यादा कंपेयरिंग लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रैब अटेंशन विद द फर्स्ट सेंटेंस, यानी कि बात वही हो रही है जैसे मैंने ऊपर बात की है कि आप कोई भी अपनी ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको कोई भी ऐसा सेंटेंस लिखना है, अपना फर्स्ट सेंटेंस ऐसा लिखें कि उनको लगे कि वाकई हमें ये पढ़ना चाहिए, या फिर वो मतलब वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि हम इसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते। यानी कि जैसे मैंने ऊपर बात की है कि आप कोई भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपके उनको बोल सकते हैं कि डू यू नो, हैव यू हर्ड, इस तरीके से कोई भी ऐसा टॉपिक सेंटेंस जो होता है, यानी कि पहला सेंटेंस जो है वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि लोग जो है वो आपके आर्टिकल पढ़ें, उनको इंटरेस्टिंग लगे। स्टे फोकस्ड नेक्स्ट पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि आप अपने आर्टिकल, यानी कि आपके आर्टिकल का जो टॉपिक है, अगर हेल्थ और फिटनेस के बारे में आप लिख रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप उसी पे बात करें, ना कि आप यानी किसी और टॉपिक पे, यानी कि आपका फोकस कहीं डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका फोकस मुकम्मल उसी टॉपिक पे होना चाहिए। मतलब आपका जो टॉपिक सेंटेंस है तो स्पोर्टिंग डिटेल भी टॉपिक सेंटेंस के बारे में आपने ऐड करनी है, ठीक है। और कंक्लूजन भी जो आप देंगे, वो भी जो सोल्यूशन देंगे वो भी आपको आपके टॉपिक को सपोर्ट कर रहा हो, यानी आप एक ही टॉपिक पे अपनी सपोर्टिंग जो डिटेल आप ऐड करेंगे वो टॉपिक को सपोर्ट कर रही हो, यानी उसका फोकस जो है टॉपिक पे होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ प्रिसाइज एंड पावरफुल लैंग्वेज, इसका मतलब ये है कि आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होनी चाहिए और सिंपल भी होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं हो कि आप इस तरीके से लिख रहे हैं कि ऑडियंस को समझ ही नहीं आए, यानी कि टफ वर्डिंग नहीं यूज़ करनी है आपने, लैंग्वेज आसान होनी चाहिए और ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी है जो आपके आर्टिकल को सपोर्ट करे, जो आपके मैसेज को आपकी ऑडियंस तक कन्वे करे। ये नहीं कि आप कोई ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करें जिससे आपकी ऑडियंस तक मैसेज ना पहुंच सके। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूड थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस एंड कोट्स, ये भी वही बात है कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन ऐड कर देना चाहिए जिससे आपकी ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब हो सके। और कोट्स बहुत ज़रूरी हैं,
आपको चाहिए कि आप अपने आर्टिकल के 2-3 पैराग्राफ के बाद एक मोटिवेशनल कोट ऐड कर दें। बहुत हेल्पफुल है और ये आपके आर्टिकल को इफ़ेक्टिव बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंड विद अ सोल्यूशन, यानी कि आपको चाहिए कि अगर आप शुरू में मतलब जो टॉपिक जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, ठीक है, टॉपिक सेंटेंस है तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन आपने ऐड किया है, फिर उसके बारे में आपको सपोर्टिंग डिटेल देनी है और लास्ट में जो एंडिंग करनी है उसमें ये होना चाहिए कि ऑडियंस को उनके क्वेश्चंस का आंसर मिल सके। कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जो उनको लगे कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो एंडिंग जो है वो एक सोल्यूशन के साथ करें, इससे आपका आर्टिकल इफेक्टिव हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आज के लेक्चर का वो ये है कि आप मतलब किन पॉइंट्स को आपको जहन में रखना चाहिए जब आप आर्टिकल लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल लिखते हुए जिन बातों का ख्याल रखना है वो ये है कि आपका जो आर्टिकल का टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक और रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जैसे कि क्लाइंट ने आपको बोला है कि हेल्थ और फिटनेस के बारे में हमें आर्टिकल्स चाहिए, ठीक है, तो आपका टॉपिक भी हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में ही होना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। मतलब ये नहीं हो कि उसने हेल्थ और फिटनेस के बारे में बात की है तो आपका टॉपिक किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाए। तो यूनिक होना चाहिए, यानी कि बहुत मतलब पहले किसी ने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया हो वो टॉपिक, ऐसा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका आर्टिकल ऐसा होना चाहिए जो आपकी मतलब जो ऑडियंस की अटेंशन को हासिल कर सके। और इससे नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके आर्टिकल को इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इंटरेस्टिंग इस तरह ही हम बना सकते हैं कि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐड कर दें, जैसे कि पहले भी बात की है कि आप अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कोई ऐसा क्वेश्चन रख दें जो मतलब ऑडियंस को लगे कि वाकई हमें ये पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप उसमें वो कोई भी अपना एक्सपीरियंस करें, कोई भी फैक्ट उसमें ऐड करें या फिर कोई भी फैंटेसी ऐड करें, और ऐसी फैंटेसी होनी चाहिए जिसमें उनको अपने भी इशू का सल्यूशन मिल सके, ठीक है। और इस तरीके से स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप अपने कंटेंट को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इसके बाद है कि इजी टू रीड। इजी टू रीड का मतलब यही है कि आपकी वोकेबलरी भी आसान होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए और आपके टॉपिक को सपोर्ट कर रही हो, ठीक है। लैंग्वेज जो है वो पावरफुल होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए। और इससे ये है कि आपके जो ऑडियंस है उनकी रीडेबिलिटी स्कोप बढ़ेगा, आपके कंटेंट का रीडेबिलिटी स्कोप बढ़ेगा, ऑडियंस आपके आर्टिकल को मतलब आसानी से रीड आउट कर सकेगी। उसके बाद है कि रीडर जो है आपको पता होना चाहिए कि आप किस रीडर मतलब आप किस ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं, यानी कि आप मैच्योर ऑडियंस के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं या फिर टीन्स के लिए लिख रहे हैं, यंग के लिए लिख रहे हैं, मेन के लिए लिख रहे हैं, वुमेन के लिए लिख रहे हैं। यानी इस पॉइंट में आपको जेंडर और जो भी एज ग्रुप है उसका ख्याल रखना पड़ेगा। इसके बाद है कि आपको नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको ये जानना मतलब आपके जो आर्टिकल है उसका मेन गोल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपके आर्टिकल का मेन या सेंट्रल आइडिया क्या है, यानी जो थीम होता है वो बहुत ज़रूरी है। आपको आर्टिकल लिखते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप क्या मैसेज अपनी ऑडियंस को पहुंचाना चाह रहे हैं, या फिर मतलब जो आपका मतलब आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपने क्या सल्यूशन अपनी ऑडियंस को देना है, ठीक है। तो मेन गोल बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में एक राइटर को पता होना चाहिए कि उसने अपने आर्टिकल का मेन गोल क्या रखना है, क्या सेट करना है, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो पॉइंट है वो ये है कि टाइटल बहुत आई कैचिंग होना चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। यानी ये नहीं हो कि आपने कोई टॉपिक लिया है तो वो आपका रीडर समझ ही ना सके। टॉपिक इतना टफ नहीं होना चाहिए कि रीडर को पता ही ना चले कि आपने लिखना किस बारे में है, और बहुत आई कैचिंग होना चाहिए, यानी कि अगर कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसे लगे कि ये इंटरेस्टिंग है, मुझे इसके बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, इन्फॉर्मेशन हासिल करनी चाहिए, इसके बारे में जो सोल्यूशन राइटर ने दिया हुआ है मुझे वो भी जानना चाहिए। तो इस तरीके से बिल्कुल क्लियर और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और
इस तरीके से आप अपने मतलब आर्टिकल को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आंसर कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।